जय गौ माता, वंदे मातरम। ज्योतिर्मय गौरी सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम विशेष जानकारी देंगे फल घृत। फल घृत किस तरह से बनाया जाता है, शास्त्रोक्त पद्धति से फल घृत किस तरह से बनाते हैं। आज हम आपको निर्माण की जो विधि है वो बताएंगे कि फल घृत कैसे बनाया जाता है, वो भी पारंपरिक तरीके से। आइए जानते हैं इसी के बारे में। तो सबसे पहले बताएंगे शतावरी का रस। शतावरी की जो जड़ होती है उसका रस हमने लिया है। आप देख सकते हैं शतावरी की जड़ का रस, यह है शतावरी के जड़ का रस। तो सबसे पहले हम लेते हैं शतावरी के जड़ का रस। कितनी मात्रा में लिया है वो सब कुछ आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है कि किस तरह से हमने कितना कितना ग्राम औषधि लिए, कितना घी लिया है, वो सब कुछ जानकारी आपको स्क्रीन पे दे दी जाएगी। इसके बाद हम डालने जा रहे हैं देशी गौमाता का घृत, वैदिक मंथनी घृत, जो वैदिक पद्धति द्वारा तैयार किया गया गो घृत। इसके अंदर हम डालेंगे शतावरी के रस के अंदर गो घृत हम मिला रहे हैं। मिलाइए गो घृत। इसके बाद घी के बाद हम मिलाएंगे देशी गौमाता का दूध। दूध के अंदर विशेष ध्यान रखना है कि जो आप दूध ले रहे हैं वो देशी गौमाता का हो और उस गौमाता का दूध होना चाहिए जिसके नीचे बछड़ा होना चाहिए। बछड़े वाली गौमाता का दूध लेना है। हमने थारपारकर गौमाता का दूध लिया है जिसके नीचे बछड़ा है। हमारे पास अभी 2 गौमाता ऐसे हैं जो बछड़े वाली हैं, उनका दूध का प्रयोग किया जा रहा है वैदिक घृत के साथ गो दूध मिलाते हुए। मिलाइए। इस तरह से हम मिलाएंगे। इसके अंदर 32 औषधियाँ, जो फल घृत की 32 औषधियाँ हैं वो हम एक एक करके इसके अंदर मिला रहे हैं। इसके अंदर विशेष ध्यान रखना है कि जो घृत है वो देशी गौमाता का होना चाहिए। दूध है जो बछड़े वाली जो गौमाता है जिसके नीचे बछड़ा है उसी का घृत लें और घृत वैदिक पद्धति से बना हुआ होना चाहिए। क्रीम वाला घी इसमें उपयोग में नहीं लिया जाता है। अब हम मिला रहे हैं इसके अंदर 32 तरह की औषधियाँ। ये एक एक करके 32 तरह की औषधियाँ मिलाई जा रही हैं। 32 तरह की औषधियाँ मिलाने के बाद इनका पाक होगा। साथियों, 32 औषधि मिलाने के बाद एक विशेष औषधि मिलाएंगे कटहरी, सफ़ेद फूल वाली कटहरी। साथियों, आपके आसपास में ये अद्भुत औषधि मिल सकती है। अगर आप मिले तो इसकी जड़ को आप सुरक्षित करके रख सकते हैं। साथियों, फल घृत के अंदर शास्त्रोक्त कहा गया है कि अगर आपको सफ़ेद फूल वाली कटहरी अगर मिलती है तो उसकी जड़ इसके अंदर अवश्य डालें। उसका महत्व बहुत अलग है। और साथियों, हमने स्क्रीन पे दे रखा है फ़ोटो, आप पहचान कर सकते हैं कि सफ़ेद कटहरी कैसी होती है और उसकी जड़ का प्रयोग हम फल घृत के अंदर कर रहे हैं। वशिष्ठ संहिता में कहा गया है कि जो भी महिला या पुरुष बांझ है, जो महिला बांझ है जिसकी संतान नहीं हो रही है, जो पुरुष जिसके शुक्राणु की संख्या एकदम ही कम हो चुकी है, वो भी अगर इस घृत का सेवन करते हैं तो उनके बिल्कुल निसंदेह संतान पैदा होती ही है और मात्र संतान नहीं पुत्र उत्पन्न होता है, वो भी बलवान गुणकारी। अब क्या क्या इसमें होता है, किस किस जगह पे फल घृत काम आता है, हम आपको उसकी विशेषताएं बताते हैं। महिलाओं में रजोधर्म में जिनके जैसे रजोधर्म में जिनके पीरियड्स बराबर नहीं आ रहे हैं, या तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है या ब्लीडिंग एकदम ही कम है, या फिर उनके एग नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, फर्टिलिटी रेशियो बिल्कुल ही नहीं है, फर्टाइल एग नहीं है, उसमें इस चीज़ें काम आती है। ये जो महिलाएं जैसे कह सकते हैं ना कि जिनका बच्चा होकर बार बार मर जाता है, जैसे महिला बच्चा तो उत्पन्न कर देती है लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उस बच्चे की संतान की मृत्यु हो जाती है, या फिर वो संतान इतना कमज़ोर होता है, इतना ज़्यादा अल्पायु वाला बच्चा होता है कि कुछ ही समय में वो मर जाता है, तो उसके लिए भी ये घृत बहुत ही लाभदायक है। वो भी माताएं ये इस घृत का सेवन कर सकती हैं। साथ ही साथ में जो माताएं बहनें हैं जो बार बार कन्या को जन्म दे रही है, वो अगर माताएं इस घृत का सेवन करती है तो निसंदेह उस माता के पुत्र ही उत्पन्न होता है। साथ ही साथ में ये तो रही बात महिलाओं की कि महिलाओं के लिए कहाँ कहाँ काम आता है। अब बात करते हैं हम पुरुषों की। पुरुषों में होता है ना कि जिनकी जैसे रिपोर्ट्स में आ गया है कि स्पर्म काउंट बिल्कुल ही कम है, उनमें शुक्राणु की संख्या बहुत ही कम है, तो डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई शुक्राणु की संख्या कम है तो अब आप IVF करवा दीजिए या फिर कोई और तरीका ले लीजिए कि बच्चा उत्पन्न करने के लिए, लेकिन उसकी ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। स्पर्म काउंट भी बढ़ता है लेकिन आयुर्वेदिक उपचार से बढ़ता है। ये एलोपैथिक टैबलेट से या एलोपैथिक उपचार से आप
पुरुष का शुक्राणु बिल्कुल ही नहीं बढ़ा सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर पुरुष भी साथ ही साथ में इस फल घृत का सेवन करता है तो उसकी शुक्राणु की संख्या बढ़ती है, और साथ ही साथ में इसकी जो मोटिलिटी रेट है, मोटिलिटी रेट क्या होती है, शुक्राणु की संख्या बढ़ने से कुछ नहीं होता। शुक्राणु जो है ना ओवरी तक पहुंचने भी तो चाहिए ना, शुक्राणु जो है ना फैलोपियन ट्यूब में उसके साथ फर्टाइल भी तो होना चाहिए ना एग के साथ में, तो उसके लिए जो उसकी मोटिलिटी रेट है वो बढ़ना भी ज़रूरी है। तो वो मोटिलिटी रेट किससे बढ़ेगी, फल घृत से बढ़ेगी, उसके सेवन करने से बढ़ेगी। अब इस फल घृत में ऐसा क्या खास है जो बाकी आम घृत से ये इतना अलग है? तो फल घृत जो है ना ये खास पुष्य नक्षत्र के दिन ही बनाया जाता है। इसके साथ साथ में पुष्य नक्षत्र के दिन तो आपको बनाना ही है, साथ में जो घृत इसमें यूज़ किया हुआ है ना वो घृत उसी गौ माता का होना चाहिए। एक तो देसी गौ माता का होना ही चाहिए, साथ ही साथ में जो देसी गौ माता के बाद उसका जो बच्चा है वो बछड़ा ही होना चाहिए, बच्चियाँ नहीं होनी चाहिए। उसका जो संतान है, उस गौ माता का जो पीछे बच्चा है ना वो भी बछड़ा ही होना चाहिए, और वो भी एक ही रंग का होना चाहिए। आजकल क्या हो गया ना कि गौ माता में सीमन लगने लग गए हैं, वो उनका भी जैसे IVF होना ना महिलाओं में, आजकल जैसे महिलाओं का और जैसे गौ माता का भी होने लग गया है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि गौ माता के जैसे कोई थार पारकर गौ माता है, सपोज हमारे पास जैसे हम बताते हैं कि हम थार पारकर गौ माता पे काम करते हैं, अगर उनको गलत सीमन लग गया है तो गलत ब्रीड की गौ माता पैदा हो जाती है, गलत ब्रीड का बच्चा पैदा हो जाता है, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। इतना विशेष ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ों में। अगर हमारे पास थार पारकर गौ माता है तो पीछे उसका बच्चा भी थार पारकर ही होना चाहिए, और साथ ही साथ में बछड़ा भी होना चाहिए। तो उस गौ माता की घृत, उस गौ माता का जो दूध निकला है उससे जो वैदिक मंथनी प्रक्रिया से जो घृत बनाया है उसी घृत का यूज़ इसमें किया जाता है फल घृत में बनाने के लिए। और इसके साथ में जो फल घृत में जो दूध की मात्रा जाती है वो भी बछड़े वाली गौ माता के ही दूध होना चाहिए, उसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। अब इसके साथ साथ में तो जो इसमें औषधियों का प्रयोग होता है वो भी पुष्य नक्षत्र के दिन ही इसमें बनाई जाती है। और इस घृत को बनाने के लिए जो एक विशेष ध्यान देना पड़ता है वो ये है कि ये घृत है ना जो देसी गौ माता के कंडे हैं ना सिर्फ उसी पे बनता है। इस घृत को आप है ना भट्टी पे या आग लगा के किसी इस तरह से नहीं जला सकते हैं। इसको अगर बनाना है तो कंडों की आंच से, क्योंकि कंडों की आंच के एक मध्यम आंच पे ही पकाया जाता है। तो इतनी सारी विधि पूर्वक अगर इस घृत को बनाते हैं और फिर इस घृत का सेवन अगर कोई भी पुरुष या स्त्री करती है तो निसंदेह वो स्त्री कभी भी बांझ हो ही नहीं सकती है। उसकी संतान बिल्कुल पैदा होगी और बिल्कुल वैसी होगी जैसी वो चाहती होगी, बिल्कुल बलवान पैदा होगी। ऐसे नहीं कि देखो संतान पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं। और हमारे मारवाड़ी में कहा जाता है कि मायन जने तो एड़ो जन के दाता के शूर, नहीं तो रही जब मांझनी मत न गवाचे नूर। मतलब अगर पैदा करना ही तो कम से कम शूरवीर तो करो, ऐसा तो करो कि वो आपके लिए कुछ कर पाए। ऐसा तो मत करो कि आप उसी में ही लगे रहो, आज मेरा बच्चा बीमार है, आज ये है, आज दीर्घायु नहीं है, आज उसको ये बीमारी हो गई, आज इसको ये प्रॉब्लम हो गई है। ऐसे संतान पैदा करके क्या मतलब? आप ना समाज का भला कर रहे हैं ना अपना भला कर रहे हैं। तो कम से कम ऐसी संतान तो उत्पन्न कीजिए जो आपके भविष्य को तो उज्जवल करे ही करे, कम से कम आपके समाज को भविष्य को भी उज्जवल करे। तो ऐसे बच्चे के लिए, ऐसी संतान के लिए आप फल घृत का सेवन कीजिए। महावीर महापुरुषों को जन्म दे सकती है एक बहन, तो उसके लिए क्या करना है? फल घृत का सेवन करना है, एकदम सात्विक तक रहना है। ये तामसिक भोजन का उपयोग नहीं करना है, ना आप तामसिक भोजन लीजिए, ना आप तामसिक दिनचर्या को अपने अंदर रूटीन में लाइए। तो कुछ छोटे छोटे बदलावों के साथ में आप एक अपनी इच्छिक संतान को पैदा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई भी अगर आप में संदेह है, कुछ भी आप बात करना चाहते हैं, कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप निसंदेह हमें फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।